हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मिसलेनियस पोर्शन को। जो स्पीडी करंट अफेयर्स में जो मिसलेनियस गिवन है उसको हम डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में सारे मिसलेनियस को कवर कर लेंगे। तो अगर बात करें मिसलेनियस में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी रेट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बैंक रेट्स की, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, सीआरआर की, एसएलआर की, एमएसएफ की, जो भी इनके रेट्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये होता क्या है थोड़ा बहुत उनके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सीएए की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। उसके अलावा जो नया हमारा पार्लियामेंट बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। रामसर साइट्स की बात करेंगे। जो इंडिया का नया मैप आया है उसकी बात करने वाले हैं। चंद्रयान 2 की बात करेंगे। इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये तो मैंने बता दिया, इसकी बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके बारे में बात करेंगे। अपकमिंग गोल्स है, गवर्नमेंट के कुछ गोल्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। इंडिया में जब लॉकडाउन लगा, कब से कब तक लगा, कितने फेज़ में लगा, इसकी बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया का जो फर्स्ट किसान रेल है वो कब लॉन्च हुआ था, उसके बाद साउथ इंडिया का कब लॉन्च हुआ, 100th कब लॉन्च हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 नए नॉन मेंबर्स जुड़े हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सीडीपीओ प्लस बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि अप्रैल में शिफ्ट हो गया है। तो हमारे पास टोटल 70 डेज़ का टाइम है और हमने अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जुड़ जाइए। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके आप इस पे जुड़ सकते हैं। बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए आज से हमारा फुल फ्लेज्ड जो प्रिपरेशन है ना वो शुरू हो गया है। आज हमारा सबसे पहले डे 1 का टारगेट आज हमने लिया है और स्टूडेंट्स को अपने दिया है, हमारे एस्पिरेंट्स को दिया है, और हम सब मिल के इसको पूरा करने वाले हैं। डे 1 का टारगेट आज से शुरू हो गया है। तो आपने अभी तक अगर नहीं किया है सब्सक्राइब इस कोर्स को तो कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पे है, हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी रेट्स को। ठीक है, मॉनेटरी रेट्स की बात करें तो आरबीआई की तरफ से ये इशू होता है। ठीक है, क्या क्या इशू होता है, तो इसमें बैंक रेट्स आते हैं, रेपो रेट्स आते हैं, रिवर्स रेपो रेट्स आते हैं, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना एज ऑन नवंबर 30 2021 है, यानी कि 2021 में 30 नवंबर तक का ये रेट है। बट अगर हम करंट रेट्स की बात करें ना, करंट रेट्स की अभी करंट रेट क्या है, तो करंट रेट भी सेम है, एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये करंट रेट ही है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट यहाँ पे गिवन है 4.25%। तो बैंक रेट अभी क्या है, 4.25%। तो ये होता क्या है बैंक रेट की अगर बात करें तो बैंक रेट होता क्या है, तो देखिए बैंक रेट ऐसे रेट को कहते हैं जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है। आरबीआई लेंड्स कॉमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जिस रेट पे आरबीआई डायरेक्ट कैश देती है एज अ लोन किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, उसे कहते हैं हम बैंक रेट। अब अगर बात करें रेपो रेट, तो रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे ही देती है लोन के तौर पे, बट डायरेक्ट एज अ कैश नहीं देती है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंक्स से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करती है और उसके बदले में जो पैसे जिस रेट पे देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है किसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है किसको, बैंक्स को। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई बैंक्स से सिक्योरिटीज खरीदती है और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स को सिक्योरिटीज बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो रेपो रेट अभी है 4% एंड रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। क्लियर है, चलिए बात करते हैं सीआरआर की। देखिए अब आप बोलेंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का काम क्या है, तो ये अभी करंट अफेयर्स की वीडियो है, इकोनॉमी की वीडियो हम शाम को करते हैं, उसमें हम डिटेल में पूरी बात करते हैं इन सब की। तो शाम में अगर आप नहीं जुड़ते हैं मेरे लाइव सेशन में तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं सीआरआर की, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। देखिए बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट आता है ना लोगों से,
उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा उसे आरबीआई के पास जमा करना होता है एज अ सिक्योरिटी, आप समझ सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अभी ये 4%, यानी कि बैंक्स के पास जितना भी कैश आएगा डिपॉजिट के तौर पे, उसमें से 4% वो आरबीआई के पास जमा करेगी। क्यों? कंटिजेंसी के लिए। एसएलआर किसे कहते हैं? तो आरबीआई के पास जितना भी डिपॉजिट है ना, उसका कुछ हिस्सा वो क्या करेगी एज अ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि ऐसे एसेट्स के रूप में आरबीआई के पास जमा करेगी जो कि हाईली लिक्विड होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड मान लीजिए जितना भी उसके पास डिपॉजिट है ना, उतने का 18% गोल्ड के तौर पे वो आरबीआई के पास जमा कर देगी। और तो जमा करने का क्या मतलब होता है? तो मान लीजिए कभी बैंक अच्छे हालात में नहीं चल रहे, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो आरबीआई से पैसे मांग सकती है, क्योंकि वहाँ पे उसने ऑलरेडी रिजर्व में वो पैसे रख रखे हैं, ठीक है। तो सीआरआर में कैश जमा करती है आरबीआई के पास बैंक, और एसएलआर में क्या करती है? कैश नहीं जमा करके गोल्ड या फिर कोई लिक्विड एसेट जमा करती है, ठीक है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर है 4% एंड एसएलआर है 18%। बात करें एमएसएफ की, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये क्या होता है? तो देखिए, जब बैंक बहुत ही बुरे हालत में चल रही होती है, वैसे तो बैंक कभी बुरे हालत में चलती नहीं, लेकिन इकोनॉमी है तो चल सकती है। बैंक जब बुरे हालत में चल जाए और जो बैंक्स है ना, उनका जो इंटर ट्रांजेक्शन के का जो पैसा है ना, लिक्विडिटी है, वो बिल्कुल ही ड्रेन हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि बैंक्स के पास पैसे नहीं है एक दूसरे को देने के लिए, तो बैंक क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे पैसे दे दीजिए। तो स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि ये एक प्रोविजन है आरबीआई के द्वारा, जिसके थ्रू जो बैंक्स है ना, कॉमर्शियल बैंक्स, वो लिक्विडिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, पैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ओवरनाइट। किनसे? तो आरबीआई से कर सकते हैं। जब बैंक्स के पास पैसा खत्म हो जाए तो वो आरबीआई से क्या कर सकते हैं? पैसे ले सकते हैं। और ये कहाँ से लेंगे? तो क्योंकि उन्होंने एसएलआर के तौर पे 18% गोल्ड या कोई लिक्विड एसेट रख रखा है ना, तो ये जाएंगे आरबीआई के पास, अब बोलेंगे कि मुझे पैसे दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट रहेगा ना, उस रेट पे आरबीआई पैसे देगी किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। तो अभी एमएसएफ कितना है? 4.25% है। और ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि ये अज्यूम करके चला जाता है कि बैंक्स की जो ये गंदी हालत है ना, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, इतने लंबे समय तक के लिए रहेगी नहीं। तो आपको समझ में आ गया? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ठीक है। इन सब के रेट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम बात करेंगे न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क, ओके। अब अगर हम बात करें इसका काम क्या है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है पीस मेकिंग करना, ठीक है, पीस मेकिंग करना। जहाँ पे भी अनरेस्ट की स्थिति हो रही है वर्ल्ड के किसी भी कोने में, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे, तो ये क्या क्या कर सकती है? ये मिलिट्री एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। यही काम है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। तो पीस मेकिंग और ऑपरेशन वगैरह का काम किसका है? इसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। अगर हम बात करें इसके मेंबर कंट्रीज की, तो टोटल इसमें अभी 15 मेंबर्स हैं, टोटल 15 कंट्रीज इसके मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें जो 5 मेंबर्स हैं ना, 5 मेंबर्स वो परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 मेंबर्स हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी तक टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, लेकिन अब हाल ही में 5 और नए परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स जुड़ गए हैं। तो टोटल जो संख्या हो गई है मेंबर कंट्रीज की, वो हो गई है 15, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से 5 जो मेंबर्स थे वो परमानेंट थे। तो अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें, तो परमानेंट मेंबर इसमें थे, एक तो था चाइना, ठीक है, मैं पहला लेटर लिख देता हूँ, चाइना, उसके बाद था फ्रांस, उसके बाद था रशिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूके, और यूएसए। ये टोटल 5 जो थे वो मेंबर कंट्रीज थे जो कि परमानेंट है। और जो 5 नॉन परमानेंट अभी तक कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे?
तो एक तो था अल्बानिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद गैबॉन, उसके बाद घाना और उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अभी हाल ही में 5 और कंट्रीज इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं, जिनमें से यहाँ पे गिवन है इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे एंड केन्या हैव बिकम द 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2021। समझ में आ गया? चलिए, जो कि कब तक ये रहने वाले हैं मेंबर इस काउंसिल के? तो दिसंबर 31, 2022 तक ये काउंसिल के मेंबर रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और यहाँ पे जो हमारा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे रामसर साइट्स की। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो काफ़ी हंगामा हुआ था हमारे देश में, काफ़ी अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो गई थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सबसे पहले लाया गया, ठीक है, ये लाया गया 2019। ये पास हो गया लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने इसे पास कर दिया 11 दिसंबर 2019 को। ये हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, ठीक है। जब इसी बिल को एसेंट मिल जाएगा राष्ट्रपति का तो क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, ये अमेंड हुआ था इस बिल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कैब 2019 के द्वारा इस इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था कैब 2019 के द्वारा। उसके बाद इसे दोनों हाउस में जब ये पास हो गया और प्रेसिडेंट ने इसे अपना अप्रूवल दे दिया 12 दिसंबर 2019 को, तो ये क्या बन गया? एक एक्ट बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया ये। फिर इस एक्ट में क्या था? तो इस एक्ट में था, इस एक्ट के द्वारा टोटल जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है ना, मतलब ऐसे धर्म के लोग जो कि किसी और कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ एज अ माइनॉरिटी रह रहे हैं, यानी कि वहाँ पे उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, वहाँ पे उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड पारसी। ये 6 जो रिलीजन है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जो कि कहाँ कहाँ पे थे? एक तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज में अगर ये 6 धर्म के लोग हैं जो कि एज अ माइनॉरिटी वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया में, ये एक्ट ये कहता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या प्रोविजन था? ऐसे रेफ्यूजी जो अपना देश छोड़ करके बहुत पहले यहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए, जैसे 31 दिसंबर 2014 तक अगर इंडिया में आ चुके हैं ऐसे रेफ्यूजीज, उन्हें भी इस एक्ट के द्वारा सिटीजनशिप दिया जाएगा इंडिया में, ठीक। पहले क्या होता था कि 11 साल रहना पड़ता था इंडिया में, उसके बाद सिटीजनशिप मिलता था, लेकिन अभी से चेंज करके 5 साल कर दिया गया। तो एक तो ये बदलाव लाया गया इस एक्ट में। उसके बाद है सिटीजनशिप एक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1955, जैसा हमने अभी बात की, उसी को अमेंड करके ये 2019 वाला लाया गया। पार्ट 2, अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 है, ये डील करता है किसके साथ? सिटीजनशिप के साथ डील करता है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जो था 126 अमेंडमेंट बिल टू बी पास्ड इन लोकसभा, तो ये 126वां अमेंडमेंट बिल था जो कि लोकसभा में पास हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिसको आप याद रखेंगे और आपको समझ में आ गया फुल फॉर्म क्या होता है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्लियर? जब बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स कौन क्या बना है, कहाँ पे बना है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं रामसर साइट होता क्या है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट बात करते हैं रामसर साइट होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? ईरान का एक शहर है रामसर में। 1971 में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? वेटलैंड। वेटलैंड यानी कि जिसे हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। तो इसे बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? इसे कंजर्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? क्या जरूरत पड़ गई? तो ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इकोलॉजी जो हमारी है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रजातियां थी, पशुओं की, पक्षियों की। उसके अलावा हम बात करें तो हमारी इकोलॉजी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था क्योंकि ये प्रजातियां खत्म हो रही थी, विलुप्त हो रही थी। उन्हीं के संरक्षण के लिए जब देखिए अलग अलग जो स्पीशीज़ यहाँ पे रहेंगी तो हमारी इकोलॉजी में एक संतुलन बना रहेगा। लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लग जाएगा, चाहे वो कोई पशु हो, पक्षी हो, चाहे हमारी जो लैंड है वो भी उसमें जो उर्वरकता होती है वो कम होने लग जाती है। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए, एक इकोलॉजी में प्रॉपर सामंजस्य स्थापित करने के लिए वेटलैंड का संरक्षण करना ज़रूरी था, जिसके लिए पहला कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे? ईरान के शहर रामसर में। इसी के बाद से इसे जाना जाने लगा रामसर कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो 1971 में सबसे पहला हुआ। अगर हम बात करें ये इसने काम करना कब से शुरू किया, रामसर कन्वेंशन स्टार्टेड फंक्शनिंग 21 दिसंबर 1975, तो 21 दिसंबर 1975 से इसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कंट्री विद मोस्ट रामसर साइट्स कवर्ड, अगर हम बात करें कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 175 रामसर साइट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इन विच ईयर इंडिया ज्वाइंड द रामसर कन्वेंशन, इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया, तो 1 February 1982 को ज्वाइन किया, ठीक है। 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगर बात करें कि प्रेजेंटली द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, रामसर साइट की टोटल संख्या इंडिया में कितनी है, तो 46 नहीं है, ये कितनी है 47 है, अब बढ़ गई है एक, जब से उत्तर प्रदेश का जो हैदरपुर नया वेटलैंड साइट बना है ना, तो अब संख्या कितनी हो गई है 47 बन गई है। जब ये पब्लिश हुआ था, ये बुक पब्लिश हुआ होगा, तब ये नहीं बना था, इसलिए यहाँ पे 46 गिवन है। बात करें स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम रामसर साइट, तो उत्तर प्रदेश में है 8 नहीं है, कितना है 9 है, और नया जो बन गया है 9वां रामसर साइट यूपी का, वो बन गया है हैदरपुर वेटलैंड साइट, ओके। उसके बाद बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड साइट। और बात करें फर्स्ट साइट टू बी इंक्लूडेड इन रामसर साइट, सबसे पहला कौन सा साइट था जिसे रामसर वेटलैंड साइट में, रामसर की लिस्ट में डाला गया, सबसे पहला तो वो था कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया, तो सबसे जो बड़ा वेटलैंड साइट इंडिया में वो है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है। द स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में है। और इंडिया ओनली आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट, इंडिया का इकलौता जो है मानव निर्मित वेटलैंड साइट कौन सा है, तो वो है हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज। अब बात कर लेते हैं हम ऊपर चल के कुछ वेटलैंड साइट्स की इंडिया में 2020 से 21 के बीच में जो बने हैं। तो एक तो है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे वेटलैंड साइट की कैटेगरी में डाला गया, कब, जो कि हरियाणा में है। उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क को डाल दिया गया, ये भी हरियाणा में है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डाला गया इस लिस्ट में, गुजरात में है। और उसके बाद है वधवाना वेटलैंड, ये गुजरात में है। सोकर लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लद्दाख में है, इसको याद रखिएगा। सूर सरोवर की बात करें, खीतम लेक, इसको खीतम लेक भी कहते हैं, ये कहाँ पे है, आगरा उत्तर प्रदेश में। लोनार लेक, जिसका पानी अभी थोड़े दिन पहले अगर हम बात करें तो पिंक कलर का हो गया था, ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, बुल्धाना में। उसके बाद है काबर ताल लेक, ये बेगूसराय बिहार में है। तो अगर आप जा रहे हैं बीपीएससी या सीडीपीओ का कुछ एग्जाम देने या ऑडिटर का, तो इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। काबर ताल लेक कहाँ पे है, बेगूसराय बिहार में है। इसे भी रामसर साइट के कैटेगरी में लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सतलज रिवर रीजन में, पंजाब में। उसके बाद है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, तो गोंडा उत्तर प्रदेश में, सॉरी पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गोंडा उत्तर प्रदेश। समन बर्ड सेंचुरी है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। समसपुर बर्ड सेंचुरी है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। सांडी बर्ड सेंचुरी है हरदोई उत्तर प्रदेश में। और सरसाई नावर लेक है इटावा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा नंदूर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी है नासिक महाराष्ट्र में। और केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है गुरदासपुर पंजाब में। ब्यास या बियास जो भी बोलना चाहे, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है पंजाब में, ठीक, बूह पंजाब, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मे बी कुछ किसी शहर का शॉर्ट फॉर्म है। चलिए, तो ये कुछ रामसर साइट्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे न्यू मैप ऑफ इंडिया की। इंडिया का नया मैप निकाला गया। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 370 और 335A को रिवोक करने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको 2 टुकड़ों में बांट करके क्या बना दिया गया, 2 पार्ट कर दिया गया और उसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। तो जब ये बनाया गया तो इंडिया में तब टोटल 28 स्टेट्स हो गए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। तब की बात कर रहे हैं, अभी हमें पता है कि कितने हैं, अभी 8 है, बिल्कुल अभी 8 है, 8 यूटी हैं। बट तब 9 हो गए। तो हम तब की बात कर रहे हैं, कब, नवंबर 2, 2019 की। दिस मैप हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। तब नया मैप को निकाला गया, किसके द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नए मैप को निकाला गया।
इस मैप में क्या दिखाया गया, जो पोर्शन ऑफ पीओके है ना, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको भी कश्मीर के रीजन में दिखाया गया, यानी कि हमारे कश्मीर के रीजन में दिखाया गया, इंडिया के कश्मीर के रीजन में दिखाया गया, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन दिखा दिया गया। ओके, मतलब दिखाया गया। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। जो लद्दाख है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट को दिखाया गया, एक तो कारगिल को, एक लेह को, जहां जबकि 22 जो डिस्ट्रिक्ट है ना उससे जम्मू कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी में रखा गया है। उसके बाद अगर बात करें जो ये 22 डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में रखा गया है, इस 22 में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, जैसे मीरपुर और मुजफ्फराबाद। इस दोनों को भी जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में दिखाया गया है, हमारे इंडिया वाले में। नेक्स्ट है इन अ गैजेट नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट हैज आल्सो कंपाइल्ड द एरियाज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगिट वजरात चिलस ट्राइबल एरिया एंड लेह एंड लद्दाख। इन सबको लद्दाख वाले एरिया में दिखाया गया, एक्सेप्ट द प्रेजेंट एरिया ऑफ कारगिल। प्रेजेंट एरिया ऑफ कारगिल को छोड़ के इन सबको दिखाया गया, इंक्लूड किया गया लद्दाख वाले मैप में। देखिए अगर हम अभी बात करें तो आफ्टर द मर्जर ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो अभी टोटल कितने हो गए हैं हमारे यूटीज, 8 हो गए हैं। क्लियर, जबकि मैप में 9 दिखाया गया था, ये हम उस मैप की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चलिए चंद्रयान 2 को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब पूछा जा सकता है। तो देखिए फाउंडेशन स्टोन जो है नए पार्लियामेंट का, देखिए नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी उसकी कम थी, और क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से उसी में कार्यभार चल रहा था, तो सीटिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई थी और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या है, जो एमपीज है, ये भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि बैठने में दिक्कत हो ना, बहुत सारे फंक्शंस सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए बनाया जा रहा है। और आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या थॉट है, ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरा तो मानना है कि ये बिल्कुल बनना चाहिए था, और क्योंकि 2 रीज़न हो सकता है, एक तो आप इमोशनली सोच सकते हो और एक प्रैक्टिकली सोच सकते हो। अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ऑब्वियसली जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ेंगे तो फिर पार्लियामेंट में जगह कम हो सकती है, जिसके लिए ये बिल्कुल बनना चाहिए था। और सेकंड, अगर इमोशनली सोचे तो वो जो था वो एक तरीके से सिंबल था हमारी गुलामी का। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये नया बन जाए तो ये हमारा खुद का बनाया होगा, हम किसी और के बनाए हुए चीज़ पे हम अपना जो कार्यभार है वो हम नहीं कर रहे होंगे। तो मैं ये 2 तरीके से सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए फाउंडेशन स्टोन जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस का, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया, जो कि कंप्लीट कब होगा, 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस साल कंप्लीट करने का इसका टारगेट है। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, किसने बोला है कि हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसे लिया है बनाने का ठेका, और 861.90 करोड़ में इन्होंने कहा है कि हम बना के तैयार कर देंगे। बिल्डिंग जो है ये डिज़ाइन किया गया है HCP डिज़ाइन के द्वारा, और प्लानिंग एंड प्लानिंग कंपनी, मतलब HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी जो कि गुजरात की है, उसके द्वारा ये लिया गया है डिज़ाइन बनाने का इसका कार्यभार। उसके अलावा द शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस विल बी ट्रायंगुलर, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि 4 स्टोरी होगा, मतलब 4 मंजिल का होगा ये। टोटल ऑफ ₹971 करोड़ विल बी स्पेंड ऑन दिस कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन पे सरकार ने 971 करोड़ का फंड दिया, जबकि टाटा प्रोजेक्ट ने कहा है कि हम इसको इतना में 861 में बना के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें द न्यू पार्लियामेंट हाउस विल बी स्प्रेड ओवर 64,500 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये विस्तृत होगा, फैला हुआ होगा। अ टोटल ऑफ 1224 पीपल विल बी एबल टू सिट इन द जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन जब होगा तो टोटल 1224 यानी कि 1224 पीपल एक साथ बैठ पाएंगे। The new Parliament House will have a seating arrangement of 888 members in the Lok Sabha and 384 members in the Rajya Sabha, यानी कि लोकसभा में 888 मेंबर्स बैठ पाएंगे और राज्यसभा में 384 मेंबर्स बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं हम चंद्रयान 2 की। ठीक है, चंद्रयान 2 जो था, अगर इसके वेट की बात करें तो इसका जो टोटल वेट था ना 3.8 टन था। इसको लॉन्च किया गया इसरो से,
हेडक्वार्टर इसरो का कहाँ पे है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में कर्नाटका में है। जुलाई 22 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया का मोस्ट पावरफुल यानी कि 640 टन्स का बाहुबली रॉकेट है जी, ठीक है, जिसका नाम है GSLV Mark 3। इससे इसको लॉन्च किया गया। हुज लैंडिंग वाज टेक प्लेस आफ्टर 48 डेज, जो कि उसका लैंडिंग था ना 48 दिन के बाद होना था। कहाँ पे? चंद्रमा पे जाके। चंद्रयान 2 है। ऑन September 7 2019, मतलब इस तारीख को 7 सितंबर 2019 को। बट पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या हुआ, मून से जो कांटेक्ट है हमारा इसरो का वो ना टूट गया और हमारा चेहरा ऐसा हो गया। ठीक है, द 3 रोवर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना चंद्रयान 2 के, ये क्या क्या थे? एक तो ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। लैंडर की बात करें तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर की बात करें तो इसका नाम था प्रज्ञान। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मिशन की बात करें तो 978 करोड़ का ये मिशन था, इतने कॉस्ट का ये मिशन था। और द वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दिस मिशन वर M वनिथा एंड ऋतु करिदाल। अगर बात करें तो इसमें वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक तो M वनिथा थी और एक ऋतु करिदाल थी। उसके अलावा एट द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 द चेयरमैन ऑफ इसरो वॉज K Sivan। चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ? तो K Sivan चेयरमैन थे, लेकिन वो उसके बाद रिटायर हो गए और अभी ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो श्री S सोमनाथ है ना, ये चेयरमैन बन सकते हैं किसके, या फिर ये बन जाएंगे S सोमनाथ, K Sivan को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम PSLV C11 रॉकेट बाय इसरो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ G माधवन नायर। अभी ये चंद्रयान 1 की बात हो रही है, ये लॉन्च किया गया था 2008 में ही 22 अक्टूबर को। उस टाइम पे जो इसरो के चेयरमैन थे ना वो थे G माधवन नैयर। कौन थे? G माधवन नैयर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको अनवील किया था, इसका पदार्पण किया था। कब? वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की का स्टैच्यू है। 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर, इनके 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर इस 182 यानी कि 597 फीट हाइट का ये जो स्टैच्यू है ये अनवील किया गया। कहाँ पे? नर्मदा वैली में, केवड़िया कॉलोनी जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात में। कब? 31 अक्टूबर 2018 को, जिसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओवरऑल अगर हाइट की बात करें इसके बेस के साथ, तो बेस के साथ अगर इसकी हाइट की बात करें तो 240 मीटर है और बेस को हटा दे तो इसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है, इसके जो डिजाइनर है आर राम वी सुतार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन है। उसी की तरह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के डिजाइनर कौन है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और उसके अलावा जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसके डिजाइनर कौन है, ये तो पूछा भी जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। आप इन तीनों के डिजाइनर को क्या करेंगे, एक बार कमेंट में पिन करेंगे अगर आपको याद है तो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T ने इसका ठेका लिया है, लार्सन एंड टुब्रो, आपको पता होगा। टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो 2400 करोड़ का कॉस्ट आया था इस पे, और इसके मेंटेनेंस पे जो एडिशनल कॉस्ट आएगा वो 650 करोड़ का आएगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लॉकडाउन इन इंडिया की और फर्स्ट किसान रेल की। उसके बाद हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट के कुछ गोल्स हैं आने वाले टाइम में, उसकी हम बात करेंगे 2022 और से लेके 2030 तक। तो देखिए अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाया गया। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेशन है ना कोविड-19 का, उसके चेन को तोड़ने के लिए ये लगाया गया था। बात करें सबसे पहले क्या लगाया गया, तो जनता कर्फ्यू लगाया गया सबसे पहले मार्च 22 2020 को। ये इसके जो डिक्लेयरर थे प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था कि जनता कर्फ्यू लगेगा 22 मार्च 2020 को। उसके बाद लॉकडाउन 1 लगाया गया 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 21 दिनों का। पीएम ने ही लगाया इसको, मतलब पीएम ने डिक्लेयर किया। लॉकडाउन 2 जो लगा 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक, 19 दिन का ये लगा, इसको भी पीएम ने डिक्लेयर किया। लॉकडाउन 3 की अगर बात करें तो 4 मई से 17 मई तक ये लगाया गया और ये 14 दिन का लगाया गया, होम मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया था। लॉकडाउन 4 फिर लगाया गया 18 मई से लेकर के 31 जून तक, होम मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया। और लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लगाया गया, ये 30 दिन का लगाया गया, पूरे 1 महीने का, इसको भी होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था। तो ये कुछ लॉकडाउन के फेजेस है किस तरीके से इंडिया में लगाए गए थे।
अब हम बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट किसान रेल की। तो देखिए, जो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। मतलब होता क्या था, ले जाने में ही आधा से ज़्यादा सब्जियां या फल खराब हो जाते थे। फिर इससे किसानों को ना काफ़ी क्षति का वो उठाना पड़ता था, क्षति उठानी पड़ती थी, उनको काफ़ी घाटा होता था, लॉस होता था। जिसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को क्या किया गया, इंडिया का किसान रेल शुरू किया गया। फर्स्ट किसान रेल जो शुरू किया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, ऐसे पेरिशेबल गुड्स के लिए होगा। यानी कि एक स्टेट से लाद करके इसको मतलब चढ़ा करके उसको दूसरे स्टेट में उतारा जाएगा, ठीक। तो पहला जो लॉन्च हुआ ना, ये 7 अगस्त 2020 को हुआ, जो कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल तब थे, ठीक है। अभी कौन है, अश्विनी वैष्णव है। तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसको हरी झंडी दिखाई थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलकर के, फ्रॉम देवलाली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। तो पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये चली थी देवलाली, जो कि महाराष्ट्र में है, से लेकर के दानापुर तक, जो कि बिहार में है, यहाँ तक ये पहली किसान रेल चली थी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो टू रीच पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फार्मर्स इन द टू द मार्केट एट द अर्लीस्ट। तो जैसा मैंने बताया कि जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाने के लिए पेरिशेबल गुड्स को ये चलाया गया। साउथ इंडिया की पहली किसान रेल कब चलाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो फ्रॉम अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर से लेकर के आदर्श नगर, जो कि दिल्ली में है, यहाँ तक के लिए 9 सितंबर 2020 को साउथ इंडिया का पहला किसान रेल चलाया गया। अगर बात करें 100th किसान रेल की, तो ये पीएम मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई, लॉन्च किया दिसंबर 28, 2020 को। कहाँ से कहाँ तक, संगोला महाराष्ट्र से लेकर शालीमार वेस्ट बंगाल तक। तो संगोला से शालीमार तक 100वीं किसान रेल चलाई गई। तो ये तो था किसान रेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हमारे जो हम गवर्नमेंट है उसके कुछ अपकमिंग गोल्स है उसके बारे में। तो पहला गोल है टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम फार्मर्स के इनकम को डबल कर देना, दोगुना कर देगी सरकार, कब तक, 2022 तक। ये टारगेट है, ये गोल है सरकार का। दूसरा गोल है द गोल ऑफ मेकिंग द कंट्री फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना, मतलब किसका है लक्ष्य, सरकार का। सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है कि एक बार यूज किया प्लास्टिक, उसको फेंक दिया, उसके बाद उसका रीयूज हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट में पड़ा क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना क्या है, गोल है 2022 तक गवर्नमेंट का। उसके अलावा एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर की व्यवस्था करना 2022 तक का गोल है। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एलपीजी कनेक्शन टू एवरी फैमिली 2022 तक का गोल है। इस दिशा में बहुत सारा काम हो भी रहा है। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, अगर हम बात करें उजाला योजना की, तो बहुत सारे काम इस दिशा में चल रहे हैं। और 2022 तक गवर्नमेंट ये लक्ष्य कर रही है कि हम जितने भी हाउस होल्ड है ना, जितने भी घर है, उन सबको हम क्या करेंगे, गैस पहुंचा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है टारगेट टू कनेक्ट ऑल विलेजेस विद ब्रॉडबैंड। जितने भी गांव है ना, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़ना काम है किसका, गवर्नमेंट का। और बहुत सारे गांव में तो तार वायर वगैरह बिछा दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि 2022 जो कि गोल है, यहाँ तक ये ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे जितने भी गांव हैं। नेक्स्ट है द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल इन पेट्रोल बाय 10%। इथेनॉल को मतलब इथेनॉल से रिप्लेस करने का प्रोग्राम है पेट्रोल को 10% तक 2022 तक। तो बहुत ही सही हो जाएगा। सस्ते जो हमारे वो है, एक तो इको फ्रेंडली रहेगा, उसके बाद सस्ता भी रहेगा पेट्रोल से, तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम बाहर के कंट्रीज पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा फ्यूल के लिए। नेक्स्ट है टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है, इसे कंप्लीट करने का टारगेट है 2023 तक। और टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 100 ब्रॉड गेज रूट्स। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 100 ब्रॉड गेज रूट्स, ये भी टारगेट है 2023 तक। और हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ब्रॉड गेज लाइंस क्या होती है। तो जो रेलवे लाइंस होती है ना, जो जनरल रेलवे लाइंस होती है, तो वो जितनी उनके बीच की दूरी होती है लगभग 1435 mm, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है ब्रॉड गेज लाइन का। तो इनको इलेक्ट्रीफाई करने का भी वे है, यानी कि डीजल वगैरह से डिपेंडेंसी खत्म करने का सोच रही है सरकार। और जो रेल चलाई जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाई जाएगी। नेक्स्ट है द गोल ऑफ मेकिंग सेल्फ रिलायंट इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। जो खाद वगैरह है, इसको हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, खुद ही ये सब क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। 2023 तक सरकार का ये लक्ष्य है। उसके बाद टैप वाटर क्लीन वाटर सप्लाई टारगेट इन एवरी हाउस। हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध कराना 2024 तक का लक्ष्य है। और इसके लिए काफ़ी जोर शोर से काम चल भी रहा है। नेक्स्ट है टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट्स।
100 नए एयरपोर्ट्स बनाने का टारगेट है 2025 तक। द गोल ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। एम टू एलिमिनेट फूट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, तो जो पशुओं में खुर और मुंह के रोग होते हैं, यानी कि फूट और माउथ के रोग होते हैं, इनसे बचाने का लक्ष्य है 2025 तक, यानी कि इनको एलिमिनेट करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, एम टू मेक इंडिया अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2025 तक ये लक्ष्य रख रही है गवर्नमेंट की इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी। नेक्स्ट है एम टू मेक इंडिया टीबी फ्री, यानी कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस है इससे फ्री कर देना चाहती है 2025 तक, ये भी लक्ष्य है। डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 108 मिलियन टन्स, जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इंडिया की उसको डबल कर देगी सरकार 2025 तक, ऐसा लक्ष्य है उनका। द टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग द नेशनल रेल प्लान, ये 2030 तक का लक्ष्य है। इंडिया एम्स टू इरेडिकेट मलेरिया कंप्लीटली, मलेरिया मुक्त भारत बनाना 2030 तक का प्लान है, यानी कि 2030 के बाद मलेरिया जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा इंडिया से। 100% टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कार, मतलब फ्यूल से जो चलने वाली कारें हैं उनको रिप्लेस करके 100% इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल से रिप्लेस करने का प्लान है 2030 तक। ऐसा करने से क्या होगा, जो पोल्यूशन है ना वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। द गोल ऑफ एंडिंग HIV एड्स से मुक्त भारत बनाने का प्रोग्राम है 2023 तक। द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग एथेनॉल इन पेट्रोल 2% 2023 तक का टारगेट है। एम टू हैव 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल 2030 तक का। 2030 तक का क्या टारगेट है कि 30% ऐसे मतलब वाहन होंगे जो रिप्लेस कर देंगे किसको, जो अभी वाहन चल रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन, ऐसे 30% तक लॉन्च कर देंगे हम मार्केट में। टारगेट टू अचीव 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 450 GW रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का टारगेट है 2030 तक का। एंड द गोल ऑफ बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री, 2047 तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, यानी कि किसी और कंट्री पे हमें नहीं रहना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो ये था मिसलेनियस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे जहाँ पे भी है, जिस ग्रुप में भी है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी। साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे चैनल पे नए हैं तो। उसके अलावा हमारा जो मैंने बताया कोर्स BPSC प्लस CDPO आज से शुरू हो गया है हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से, तो आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फेसबुक और इंस्टा पे हमारा पेज है NCRT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कोई क्वेरी है आपकी तो वहाँ पे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे राकेश यादव सर का GS चल रहा है, उसके अलावा लूसेंट और क्राउन का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का कोर्स चल रहा है, उसके अलावा GS पॉइंटर का कोर्स चल रहा है, NCRT समरी सार का कोर्स चल रहा है। तो इन्हें भी अगर आप इंडिविजुअली ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको एग्जाम में GS आता है जैसे NDA, CDS, स्टेट PCS वगैरह वगैरह, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।